हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री स्टेज 1 के साथ। हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स कर रहे हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी का 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। और एसिड बेसिस सॉल्ट्स में हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, कुछ एसिड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बेसिस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के साथ डील करेंगे और साथ ही साथ में इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब टाइप्स किस तरीके से किन बेसिस पे हमने अलग अलग बांटे हुए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहला आता है एक्शन ऑन लिटमस। किसी भी एसिड को आप लिटमस के ऊपर, लिटमस का नाम सभी लोग सुनते आए हैं बहुत छोटी क्लासेस से। 7th क्लास में सबसे पहली बार एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है। सो लिटमस क्या है? लिटमस एक्चुअल में एक इंडिकेटर है जो कि हमें मिलता किससे है? एक लाइकन से मिलता है। और लाइकन क्या होता है? इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, it is a symbiotic relationship between fungi and algae। देखिए ये लाइकन क्या होता है? लाइकन एक नेचुरल मिलने वाला ऑर्गेनिज्म है, नेचुरली मिलने वाला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नहीं है, उसमें फंजाई और एल्गी साथ में रह रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप जिसमें फंजाई एल्गी को और एल्गी फंजाई को बेनिफिट देता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो वो लाइकन जो है उसमें से ये लिटमस निकलता है। ये लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया होता है जिसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। तो इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को कभी अगर आप एसिड में डाल दो तो वो एसिड जो है वो उस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि आपको दिख रहा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिटमस कहां से आया? जैसे कि एसिड में ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो हमारा लिटमस है, ठीक है, देखिए यहां पे हम लिखते हैं कि जो लिटमस है जब वो एसिड के साथ मिलता है, जब भी वो एसिड के साथ मिलता है सो वो रेड कलर देता है। ठीक है, सो लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है? लिटमस का तो ओरिजिनल कलर पर्पल है, ये हमें पता है। सिमिलरली यही पर्पल कलर का लिटमस जब बेस के साथ मिलता है, जब बेस के साथ मिलता है तो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर, है ना? ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। नेचुरली लिटमस इन कलर पर्पल कलर का होता है। अब लिटमस में को मैंने एसिड में मिला के रेड कलर का सॉल्यूशन बना लिया। अब वो सॉल्यूशन बन गया रेड लिटमस सॉल्यूशन। अब उस रेड लिटमस सॉल्यूशन को अगर मैं बेस में डालूंगा तो वो ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और लिटमस को जब मैंने बेस में मिलाया तो बेस में वो ब्लू हो गया। अब ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मैंने लिया और इसमें मैंने एसिड मिला दिया, जब एसिड मिलाया तो ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बेस में मिला के उसको ब्लू बना देते हैं, एसिड में मिला के उसको रेड बना देते हैं। और फिर इन्हीं रेड और ब्लू सॉल्यूशंस को हम लोग ऑल्टरनेट्स को ढूंढने में हेल्प लेते हैं। मतलब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमें एसिड को पता करने में हेल्प करता है और रेड लिटमस सॉल्यूशन हमें बेस को पता करने में हेल्प करता है। इसीलिए यह स्टेटमेंट लिखा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब वो जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मैंने बनाया है उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी एसिड किसी भी कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, देखिए ये बाइकार्बोनेट है जिसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और ये कार्बोनेट्स है। तो जब भी एसिड कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट
वाटर, ये तो पक्की बात है, बट क्योंकि यहां कार्बनेट और बाइकार्बोनेट है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में एक खास चीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो तीनों केस में आप देखिए आपको CO2 गैस निकलती मिलेगी। तो बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट जो है वो CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं। ये हमारी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर आते हैं रिएक्शन विद बेसिस। जब भी एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये देखिए ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स हैं, और ये है हमारे बेस, ये तो सीधा सीधा बेस है NaOH, और ये है बेसिक सब्सटेंस या बेसिक ऑक्साइड। ध्यान से देखिए, जितनी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, जितनी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में एसिडिक होती हैं, नेचर में एसिडिक होती हैं, और जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो नेचर में बेसिक होती है। ठीक है, सो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट देगा और वाटर देगा, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन है। फिर PbO, ये एक और मेटालिक ऑक्साइड है, जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सो PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो यही न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। क्लियर हुआ? आगे रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन में जो भी एसिड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब मेटल ऑक्साइड होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब भी मेटल ऑक्साइड होती है तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप एसिड को रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट और वाटर। क्यों वाटर मिला? क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड में हम लोग ले लेते हैं Na2O, ये मेटल ऑक्साइड है, और HCl के साथ मैंने इसको रिएक्ट कराया, तो 2HCl के साथ बैलेंस इक्वेशन के लिए Na और Cl तो निकल के बन चले गए और उनने NaCl बना लिया, और 2H और O ये मिलके बना लिए H2O। ठीक है, सो ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्शन जिसमें वाटर बन रहा है, क्योंकि यहां ऑक्साइड था तो ये O ने वाटर बना दिया। बट अगर आपने अकेला मेटल लिया है तो अकेले मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनाएगा, बट यहां पे वाटर की जगह हाइड्रोजन निकलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी मेटल, अब जैसे मैंने यहाँ Na2O लिया था तो मैं यहां भी मेटल में Na ही ले लेता हूं। तो जब मैंने Na को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, NaCl, 2Na plus 2HCl gives 2NaCl plus H2। अब देखो यहां O कहीं है ही नहीं जो H2 के साथ मिलके H2O बना ले और वाटर बने, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहां प्रोड्यूस हो गई। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है कि जब भी आप एक जलती हुई माचिस या बर्निंग स्प्लिंटर, कोई भी बर्निंग कैंडल वगैरह कुछ भी लेके आओगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगी। तो वो किस साउंड के साथ बर्न होगी, पॉप। हाइड्रोजन का यही टेस्ट है कि whenever you bring a burning matchstick near the mouth of the test tube from which the gas is coming out, the gas would burn with a pop sound if it is hydrogen। अगर हाइड्रोजन है तो गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो हमने यहां लिख दिया पॉप साउंड। क्लियर? ये हुआ हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Classification of acids, acids का classification on the basis of sources, on the basis of strength, on the basis of concentration, on the basis of their basicity। एक एक करके चलिए इनको डील करते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें आता है on the basis of sources, acids are classified into organic and inorganic। जो हमारा सबसे पहला है वो है on the basis of sources, so organic and inorganic। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग है, ये नेचुरली अकर करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मतलब नेचुरली भी कैसे अकर करते हैं, बेटर होगा कि अगर मैं यहां पे बोल दूं
प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं ये, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं इनके सोर्स होते हैं मिनरल सोर्सेस, ये हमको मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग एक और नाम देते हैं जो होता है मिनरल एसिड्स। तो इनको हम लोग मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं और ये इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। ये मिनरल सोर्सेस से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। Acids which are obtained from natural organic matter such as plants and animals are called organic acids, ये हमने पढ़ा। All organic acids contain carbon as one of the elements। जितने भी organic acids हैं उनमें कार्बन एक एलिमेंट की तरह काम करता है, मतलब कार्बन एक एलिमेंट होता ही है उसमें, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड दिया हुआ है और ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है। देखिए एसिटिक एसिड में भी हमें कार्बन मिल रहे हैं और ऑक्सैलिक एसिड में भी हमें कार्बन मिल रहे हैं। और एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये जो दो एसिड यहां ऑर्गेनिक दिए हुए हैं, इस वाले का एसिटिक एसिड का ये वाला H जो है वो आयनाइजेबल होता है, मतलब ये H है जो एक्चुअल में H+ बन के निकलता है, ये वाला H नहीं निकलता, ये H नहीं निकलते, ये वाला H निकलता है H+ के फॉर्म में और ये वाला H भी H+ के फॉर्म में निकलता है। क्लियर हुआ? सो ये हो गए हमारे एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ये और इसके अलावा बहुत सारे फिर आगे एसिड हैं हमारे, वो हम बाद में और आगे पढ़ेंगे। फॉर्मिक एसिड भी होता है, ठीक है। All organic acids are weak acids and they do not ionize completely in aqueous solution। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी हमारे ऑर्गेनिक एसिड को पानी में डालोगे, इसको मैंने पानी में डाला तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करेगा, मैं इसको डबल साइडेड एरो बना देता हूं इस तरीके से। तो ये प्रोड्यूस का क्या करेगा, यहां से ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, तो इसने प्रोड्यूस किया H+ प्लस CH3COO माइनस, ठीक है। सो CH3COO माइनस और H+, ये अलग अलग प्रोड्यूस हो गए। बट दिक्कत यहां ये है कि आपने जितना CH3COOH पानी में डाला है वो पूरा आयनाइज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल्स पानी में डाल रखे हैं इसके, सो अप्रोक्सीमेटली 996 तो मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रह जाएगा, 996 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एक्चुअल में आयनाइज हो जाएगा, मतलब वो ऐसा CH3COO माइनस और H+ में अलग अलग हो जाएंगे, बाकी ऐसे ही पड़े रहेंगे 1000 में से, मतलब 1000 मॉलिक्यूल्स में से 996 ऐसे ही पड़े रहेंगे और 4 मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज हो जाएंगे। इस तरह के एसिड्स को हम वीक एसिड्स बोलते हैं, कमजोर एसिड। पानी में डालने पे भी कुछ ही एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो आयनाइज हुए, जिनने H+ प्रोड्यूस किया, बाकी ऐसे ही पड़े रहे, ठीक है। वहीं देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंटेन बोथ आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं और आयंस भी मिलते हैं, मतलब आयंस भी पड़े रहेंगे, मॉलिक्यूल तो टूट ही नहीं रहा। और देखो 4 के बाद, अप्रोक्सीमेटली 4 के बाद जितने यहां से टूट के ये बनाएंगे उतने ही यहां वापस जुड़ के और CH3COOH बना लेंगे। मतलब अगर 4 के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी CH3COOH CH3COO माइनस और H+ प्रोड्यूस कर रहा होगा, बट उतने ही वो वापस जुड़ के और इस कंपाउंड को बना ले रहे होंगे। इसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो नेट मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो आयनाइज हुए, 4, ठीक है। उससे ऊपर जितने भी हैं वो टूटता है और ये बनाता है, तो उतने ही जुड़ के वापस ये बना लेते हैं इस वाले को, ठीक। ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल्स इतनी देर से हम देख ही रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच और टमेटोज में, लैक्टिक एसिड सार मिल्क, सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज, निटल स्टिंग, निटल एक प्लांट होता है, उस प्लांट की पत्तियों पे भी छोटे छोटे कांटे जैसे हेयर ग्रो होते हैं, वो हेयर जो होते हैं उनमें एसिड होता है, तो अगर तुम्हारी स्किन से कभी रगड़ जाएगा तो वह एसिड इंजेक्ट कर देगा। और मधुमक्खी और चींटी के काटने पे और मधुमक्खी के डंक पे एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर आता है सक्सेनिक एसिड ग्रेप्स में, एसिटिक एसिड विनेगर में और मैलिक एसिड एप्पल में। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस में कौन कौन से चीजें एसिड्स मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अमीनो एसिड्स मिलते हैं प्रोटीन में, एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज और बनाना में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिन में, ब्यूटायरिक एसिड रैंसिड बटर, यूरिन में यूरिक एसिड, दिस इज यूरिक एसिड। ओके, सो ये यूरिक एसिड और स्टीयरिक एसिड रैंसिड ऑयल्स और फैट्स में। तो ये वही लिस्ट है जो अभी हमने कुछ टाइम पहले जो हमारा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लिस्ट ऑफ एसिड देखे थे, वहां पे ये भी थे। ठीक, आगे इनऑर्गेनिक एसिड्स मतलब हमारे मिनरल एसिड्स। एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल्स से मिलते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये मिनरल सोर्सेज से मिले हैं। ये कहां से मिला है? ये क्लोराइड से मिला है, ये सल्फेट से मिला हुआ है, ये नाइट्रेट से मिला हुआ है, ये फॉस्फेट से मिला हुआ है। तो ये सब मिनरल से मिलने वाले एसिड्स हैं, इसलिए इन्हें मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हम बोलते हैं ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन देते हैं, ऑलमोस्ट 100% आयनाइज होते हैं ये एसिड्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100% मतलब अब 1000 मॉलिक्यूल्स में से 999 मॉलिक्यूल्स तो हो गए, एक आध बच गया तो ठीक है, बट 999 मॉलिक्यूल्स ने H+ प्रोड्यूस कर दिया है। अब इतना सारा H+, जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो एसिड को स्ट्रॉन्ग बना देगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, आगे देयर सॉल्यूशंस कंटेन ओनली आयंस, और इनके सॉल्यूशन में सिर्फ आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स से टूट के आयंस बन ही चुके हैं ना। तो इनके सॉल्यूशंस में हमें सिर्फ और सिर्फ आयंस मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रॉन्ग वो होता है जो कंप्लीट आयनाइजेशन, ऑलमोस्ट 100% आयनाइजेशन देता है। वीक वो होते हैं जो कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं दे पाते। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड्स विच डिसोसिएट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड्स जो बहुत हद तक डिसोसिएट हो जाए, आयंस को प्रोड्यूस कर दें, उन्हें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एग्जांपल है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब पूरे जितना आप पानी में एसिड डालोगे वो सब H+ दे देंगे। तो ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन। सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक, a solution of sulfuric acid in water is a good conductor of electricity because it dissociates completely, almost 100%। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि पानी में डालते ही वो H+ आयंस प्रोड्यूस कर देता है 100% एफिशिएंसी के साथ। तो मैंने आपको बताया ना कि 1000 मॉलिक्यूल्स अगर आपने H2SO4 के पानी में डाले हैं तो पूरी चांसेस है कि 1000 के 1000 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आयनाइज हो चुके होंगे और H+ प्रोड्यूस कर दिया होगा, तो स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिनके पास पानी में आयंस होते हैं, मतलब जो पानी में आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो दैट इज व्हाई वी से दैट H2SO4 इज अ गुड कंडक्टर। तो H2SO4 HNO3 पानी में मिलाया तो H3O+ और NO3- SO4 मिल गया, आयंस मुझे मिल गए। ठीक है, आते हैं वीक एसिड्स। एसिड्स विच अंडरगो आयनाइजेशन टू अ स्मॉल एक्सटेंट ओनली, जो बहुत कम आयनाइजेशन देते हैं, उन्हें वीक एसिड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, HCN, फॉस्फोरिक एसिड्स, H3PO4, नाइट्रस एसिड, याद रखना नाइट्रिक नहीं, HNO2, नाइट्रस, कार्बोनिक एसिड H2CO3, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, मीथेनोइक एसिड, और फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। आपके सामने जो नाम दिए हुए हैं ये सब वीक हैं। इनको पानी में डालने में वही वाला केस, ऑलमोस्ट 1000 में से 4-6 मॉलिक्यूल्स H+ दे देंगे, बाकी ऐसे ही पड़े रहेंगे। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं, बट कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी वीक होते हैं। फ्लोराइड से मिलने वाला हाइड्रोफ्लोरिक, उसके बाद हमारा साइनाइड से मिलने वाले HCN, फॉस्फोरिक एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फेट से मिलता है, उसके बाद हमारा कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट से मिलता है। तो ये मिनरल एसिड्स हैं जो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे
A solution of ethanoic acid and water is a poor conductor of electricity. भाई पुअर ही होगा कंडक्टर, इतने H प्लस थोड़ी ना दे रहा है वो, आयंस इतने दे ही नहीं रहा है, कम आयंस होंगे तो कम कंडक्शन देगा, बिकॉज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अंडरगो आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, बहुत कम आयनाइजेशन देखने के लिए मिलता है. अप्रोक्सीमेटली फॉर 996 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH ओनली 4 मॉलिक्यूल्स आयनाइज टू गिव H प्लस आयंस. ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है CH3COO माइनस. इधर पे एक छोटा सा मैं आपको अगर चीज बताऊं तो यहां H नहीं होगा, इट वुड बी CH3COO माइनस, मतलब इस तरीके से. ठीक, ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस. क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एसिटेट आयन. इसको हम लोग बोलते हैं एसिटेट आयन, और ये हमारा हाइड्रोजन आयन. तो एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं. द डबल साइडेड साइन हमारा ड्यूअल, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल. रिवर्सिबल साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्शियल आयनाइजेशन एंड सिंगल एरो इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंप्लीट आयनाइजेशन. तो जब भी आप HCl को दिखाओगे, जब भी आप HCl को दिखाओगे तो ऐसे दिखाइएगा H प्लस प्लस Cl माइनस, सिंगल एरो. बट जब भी आप एसिटिक एसिड को दिखाओगे तो उसमें आप ऐसे दिखाइएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है. In the ionization of CH3COOH, only one H atom bonded to oxygen atom gets separated. सिर्फ यही H है जो सेपरेट होता है, वो वाले नहीं. ठीक है, एंड द 3 H atoms bonded to carbon do not get separated, और वो सेपरेट नहीं होते. क्लियर हुआ? आगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में हमने कंपैरिजन दिखाया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत सारा इसमें आयनाइजेशन हुआ है. आप देखो हर जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिख रहा है, सिर्फ आयंस दिख रहे हैं. यहां देखो प्लस माइनस तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ में पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं. तो वीक एसिड में आपको आयंस तो मिलेंगे ही, साथ साथ में मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे. और वहीं स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह आयंस मिलेंगे. ठीक है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन एंड इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसोसिएशन. ठीक है, ये होता है पार्टली आयनाइज्ड इनटू आयंस, मतलब थोड़े बहुत पार्टली आयनाइज हुआ है या पार्टली आयनाइजेशन देखने के लिए मिला है. आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन सोल्यूशन. सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं उसमें एसिड ज्यादा होता है, एसिड इज मोर, और डाइल्यूट एसिड्स में वाटर इज मोर. इसमें पानी ज्यादा होता है, उसमें एसिड ज्यादा होता है. मतलब ये कंपैरिजन है. एक मेरे पास बीकर है ऐसा, इसमें मैंने 100 ml पानी लिया है, समझ लीजिए यहां पे मैंने 100 ml पानी लिया है. एक और बीकर है, उसमें भी हमने 100 ml पानी लिया है. ठीक, इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये H प्लस का के आयंस है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये H प्लस है. और एक ऐसा है जिसमें ये H प्लस है. तो ये हमारे H प्लस है. अब आप बताइए H प्लस ज्यादा किस में है? इसमें ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड और ये हो जाएगा डाइल्यूट. जिसमें पानी ज्यादा हो एसिड से उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, जिसमें एसिड ज्यादा हो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हाथ जला देगा, जहां गिरेगा वहां एक्सट्रीमली कोरोसिव होगा. वहीं पे डाइल्यूट एसिड्स जो होंगे वो पानी मिले हुए होते हैं, वो ज्यादा जलाते वलाते नहीं है. तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने जो पढ़े थे ना हमारे मिनरल एसिड और वो सब मिनरल एसिड्स जो थे और हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स, तो मिनरल एसिड भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकता है, क्योंकि ये तो पानी के ऊपर है ना भाई. ऐसा मिनरल एसिड जिसमें बहुत पानी मिला है वो डाइल्यूट, जिसमें कम पानी मिला है वो कॉन्सेंट्रेटेड. वैसे ही ऑर्गेनिक एसिड्स भी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है अगर उसमें बहुत ज्यादा एसिड मैंने पानी में मिला के रखा है, H प्लस आयंस थोड़े ज्यादा हो गए हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. अदरवाइज वो जिसमें मैंने पानी ढेर सारा मिला के रखा हुआ है वो डाइल्यूट ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा. ठीक है, सो
concentrated acid, a concentrated acid is almost pure acid with very little water, उसमें बहुत कम पानी होता है. A dilute acid is more water and less acid, उसमें ज्यादा पानी कम acid होता है. A dilute acid has a concentration of less than 2 moles per liter. एक dilute acid है वो 2 moles per liter से भी कम concentration होता है. आप 2 मोल पर लीटर समझते हो क्या होता है? मतलब 1 लीटर में सिर्फ और सिर्फ 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है. इसे बोलते हैं हम लोग 2 मोल्स पर लीटर. 1 लीटर में इतने मोल्स, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है. A dilute acid has lesser moles of acids per liter of its solution in comparison to a concentrated acid which has more moles of acid per liter. एक concentrated acid का moles ज्यादा होते हैं. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी. देखिए, अगर हम लोग बेसिसिटी को समझते हैं तो बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक एसिड, लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं H2SO4. तो H2SO4 को जब हम लोग पानी में डालेंगे तो वो आयनाइज होगा. जब वो आयनाइज होगा तो वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा. तो H2SO4 कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? H प्लस के 2, मतलब H प्लस 1 और H प्लस 1 और. ऐसे ही HCl जो है वो एक ही H प्रोड्यूस करेगा, है ना. तो कितने H प्लस एक एसिड पानी में डिसोसिएट होके प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं. बेसिसिटी ऑफ एन एसिड is the number of hydrogen ions that can be produced by the ionization of one molecule of acid in its aqueous solution. ये वही चीज है जो अभी आपको समझाई. अब बेसिसिटी के बेसिस पे एसिड जो है वो मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक 3 तरीके के होते हैं. ठीक है. सबसे पहले आते हैं मोनोबेसिक एसिड्स. मोनोबेसिक एसिड वो है जो एक H प्लस प्रोड्यूस करे. तो एक H प्लस प्रोड्यूस करने वाले कौन से एसिड्स हैं? हमारे HCl, HBr, HI, HNO3 और CH3COOH. ऐसे ही अगर आप CH3COOH को देखोगे तो वो भी एक H प्लस प्रोड्यूस करता है. ये भी एक H प्लस प्रोड्यूस करता है ना. सो ये सब एक एक H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये मोनोबेसिक कहलाते हैं. बात ये है कि इनको हम लोग बेसिक क्यों बोलते हैं, है ना, एसिड को मोनोबेसिक, क्योंकि ये बेस को, मतलब बेस क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस, है ना. तो ये बेस के ये एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाके आयनाइज होके एक OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है. मतलब अब HCl है तो HCl एक ही तो H प्लस देगा, ये H प्लस जाके एक OH को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो इसलिए इसको बोला गया मोनोबेसिक एसिड, कि बेस के एक OH को न्यूट्रलाइज कर सके वो एसिड मोनोबेसिक होता है. ठीक है. सो यहां पे देखिए उन्होंने लिखा भी हुआ है HCl प्लस H2O gives H3O प्लस प्लस Cl माइनस. ये H3O प्लस कहां से आया है? H3O प्लस आया है इधर से. पहले ये डिवाइड ब्रेक हुआ H प्लस और Cl माइनस में, फिर ये H प्लस H2O के साथ मिलके उसने H3O प्लस दे दिया. क्लियर हुआ? आगे डायबेसिक. अब डायबेसिक 2 H प्लस प्रोड्यूस करने वाले, वही सिंपल सी चीज. एक चीज और, ये मोनो एसिड, जो मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं इनको मोनोप्रोटिक एसिड भी बोला जाता है. ठीक है. मोनोप्रोटिक, एक प्रोटॉन देने वाले, मतलब एक H प्लस देने वाले एसिड्स. सिमिलरली डायबेसिक को डायप्रोटिक बोला जाता है. ठीक है. और एग्जांपल्स क्या है? H2CO3, H2SO4, H2SO3, H2SO4 एंड H2C2O4. ये ऑक्सैलिक एसिड है. ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH होल ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स COOH. कुछ ऐसा इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये हो गया हमारा ऑक्सैलिक एसिड. एक H ये है, एक H ये है, ये 2 H प्लस दे देगा, तो इसलिए बोला गया डायबेसिक. तो ये एसिड का एक मॉलिक्यूल बेस के 2 OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना. एक H प्लस एक को करेगा, दूसरा H प्लस दूसरे को करेगा, इसलिए इसे बोला गया डायबेसिक. ठीक है. दे आयनाइज इन 2 स्टेप्स. 2 स्टेप में आयनाइज होते हैं. कैसे 2 स्टेप में आयनाइज होते हैं? देखिए, H2CO3 पहले कार्बोनिक एसिड वाटर में मिला तो उसने एक H प्लस दिया और हमें मिला HCO3 माइनस, HCO3 माइनस. फिर HCO3 माइनस ने एक और H प्लस दिया, तब जाके
क्या हुआ, मतलब जैसे ये है H2CO3 है ना, तो एक H प्लस निकला, इसने एक H प्लस दिया तो क्या बचा है HCO3, बट क्योंकि एक प्लस हट गया है तो यहां माइनस आ जाएगा। एक और H को हटा दो H प्लस के फॉर्म में, अब आपके पास बचा CO3 2 माइनस। तो ऐसे दो स्टेप्स में ये आयनाइज होता है। सिमिलरली H2SO4 है ना, तो पहले एक H प्लस निकलता है, फिर एक और H प्लस निकलता है, तो यहां पहले एक निकला, फिर यहां दूसरा निकला, ठीक है। इस तरीके से ये दो H प्लस देते हैं। फिर डाइबेसिक एसिड्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद अ बेस। ये एसिडिक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं डाइबेसिक एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए NaOH plus H2SO4 gives NaHSO4 plus H2O, ये भी बना सकता है, या NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। तो फर्क क्या हुआ, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। देखो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है, बाकी इधर पे रिएक्टेंट के, उससे क्या हुआ, अगर आपका एक NaOH एक H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और अगर दो NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सल्फेट। यह है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह है सोडियम सल्फेट। ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ट्राई बेसिक या ट्राई प्रोटिक, तीन H प्लस देने वाले। सो H3PO4 एंड H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड, ये तीन H प्लस देते हैं, ठीक है। ये तीन स्टेप्स में आयनाइज होते हैं। पहले एक H प्लस निकलेगा और H2PO4 माइनस बचेगा, फिर H2PO4 माइनस से एक और H प्लस निकलेगा, HPO4 2 माइनस। जितने H प्लस निकलते जाएंगे उतना माइनस साइन यहां आता रहेगा। एक H प्लस निकला, एक माइनस, दो, एक और H प्लस निकल गया, दो माइनस, फिर एक और H प्लस निकल गया, देखो तीन माइनस हो गए, तो ये हो गया PO4 3 माइनस फॉस्फेट। इसे फॉस्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से तीन स्टेप्स में आयनाइज होता है, पहले एक H निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। Tribasic acids form two acid salts and one normal salt on reaction with a base। सबसे पहले अब ये देखिए NaOH और H3PO4 gives NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एसिड सॉल्ट, ठीक है। फिर 2 NaOH plus H3PO4 gives Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहां सिंपल सोडियम था, यहां डाई सोडियम है क्योंकि Na 2 है, ठीक। फिर आता है तीसरा 3 NaOH plus H3PO4 gives Na3PO4 सिंपल सोडियम फॉस्फेट। सो ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इन सॉल्ट्स में अभी भी हाइड्रोजन आयंस निकलने के चांसेस और हैं। यहां तो कोई चांस ही नहीं है हाइड्रोजन आयन निकलने का, तो इन्हें एसिडिक सॉल्ट बोल दिया, इन्हें नॉर्मल सॉल्ट बोल दिया। क्लियर हुआ? तीन स्टेप्स में ये H प्लस रिलीज करता था। अब तीन ही तो NaOH चाहिए होंगे ना, H3PO4। तो अगर आपको इस एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है तो भाई ये तो 3H प्लस दे सकता है, तो मुझे बेस के भी कितने OH माइनस चाहिए होंगे? अगर NaOH है 3 चाहिए होंगे, ताकि ये 3 OH माइनस निकाल सके, 3H प्लस 3OH माइनस। क्लियर? आगे ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप ये होमवर्क क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इनके आंसर्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग एसिड्स एंड बेसिस इन द कैटेगरीज ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। आपको वीक या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस इसमें बताना है। वीक एसिड क्या होता है? जो कम H प्लस आयंस प्रोड्यूस करे पानी में कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन देते हैं। ऐसे ही बेसिस होते हैं कि जो कंप्लीट डिसोसिएशन देके OH माइनस प्रोड्यूस कर दें वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कंप्लीट डिसोसिएशन ना दे पाए वो वीक बेस। तो आपको ये 9 क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इनके आंसर्स बताएंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट अब आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस में हमें अलग मतलब डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, इंडिकेट करते हैं कौन एसिड है कौन बेस है, दो चीजों से, या तो कलर चेंज करके या फिर स्मेल चेंज करके। कलर चेंज करो या स्मेल चेंज करो और ये बताओ कि भाई कोई चीज एसिड है या बेस है, उन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं।
ठीक है। एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज कर देगा जब उसको H+ मिलेगा या OH- मिलेगा उसके ऊपर उसके बेसिस पे। अब हमारे पास दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हैं? एक तो है फिनोफ्थलीन और दूसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, सो ये है मिथाइल ऑरेंज और ये है फिनोफ्थलीन। दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जिसमें सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब होता है जो लैब में केमिकल के फॉर्म में तैयार किए जाएं। तो ये लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। फिनोफ्थलीन बेस में पिंक हो जाता है, जब भी वो बेस के प्रेजेंस में आता है तो वो पिंक हो जाता है, एसिड के प्रेजेंस में वो कलरलेस रहता है। ओरिजिनली वो कलरलेस है, तो वो एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस रहता है, बट बेस के प्रेजेंस में वो पिंक कलर देता है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के प्रेजेंस में रेडिश या पिंकिश कलर देता है और बेस के प्रेजेंस में येलो कलर देता है। ठीक है, सो येलो इन अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कलाइन मतलब बेसिक। ठीक है, और रेड में अगर रेड है तो एसिडिक सोल्यूशन, इसलिए मैंने बोला रेड या फिर डार्क पिंक। डार्क पिंक, मैजेंटा, आपको वेरिएबल कलर्स, आपको जैसा सेंस है कलर्स का उसके हिसाब से आपको पता चलेगा, बट इट इज इन द शेड ऑफ रेड। ठीक है, सो ये हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने दो पढ़े। फिर आता है हमारा द चेंज इन कलर ऑफ एन इंडिकेटर इज आइदर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, या तो कोई कलर्ड आयन बन जाता है, ठीक है, या फिर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है, या तो कोई आयन बन जाए तो कलर चेंज हो रहा हो, या फिर जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म बन गया जिससे कलर चेंज देखने के लिए मिला। तो वो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो या तो कोई आयन बना लेते हैं या अपना ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके कोई अलग फॉर्म ले लेते हैं जिसके कारण कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ दीज कलर्ड आयंस टेक प्लेस ओवर अ स्मॉल बट डेफिनेट रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H+ और OH-। H+ और OH- का जैसा कॉन्सेंट्रेशन की रेंज होगी उसके हिसाब से ही कलर चेंज होगा। H+ ज्यादा है तो एसिडिक, OH- ज्यादा है तो बेसिक के हिसाब से कलर चेंज होगा। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। एक लिटमस भी है, लिटमस जो है वो हमको लाइकन से मिलता है और वो एसिड में रेड और बेस में ब्लू हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ उन्हें टेबल दी हुई है एक, उसको ध्यान से देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड लिटमस पे, सारे एसिड है, रेड लिटमस में एक भी इफेक्ट नहीं देगा। ब्लू लिटमस को सबको वो रेड कर देंगे। ठीक है, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में सारे कलरलेस रहेंगे और मिथाइल ऑरेंज में सारे रेड हो जाएंगे क्योंकि एसिड्स हैं, क्लियर कट है ना। फिर ये सारे बेसिस हैं, तो देखिए सारे बेसिस ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, ब्लू लिटमस को कुछ नहीं किया, फिनोफ्थलीन को पिंक कर दिया और मिथाइल ऑरेंज को येलो। ये सारे बेसिस हैं। ठीक, सबके आगे OH लगाए। अब आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसा कि नाम बताता है, ऑल्फैक्टरी का मतलब ही होता है स्मेल चेंज करके बताने वाले इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अनियन। अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, मतलब एक अलग ही टाइप की स्मेल होती है वो जो एसिड में प्रोड्यूस करता है, उसे अलग टाइप की स्मेल जो अनियन और एसिड को मिलाने पे ही आएगी उसे कैरेक्टरिस्टिक ओडर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उस चीज की ओडर। जैसे कि मैं आपको अगर ये बोलूं कि इसकी खुशबू गुलाब जैसी है, तो इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक खुशबू नहीं है क्योंकि इसकी गुलाब जैसी खुशबू है, बट गुलाब की खुशबू कैसी होगी, रोज की खुशबू कैसी होगी, वो ही तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। हम कोई परफ्यूम देखते हैं या फिर कोई इत्र देखते हैं, कोई भी रूम फ्रेशनर है, तो कैसे बोलेंगे हम उसमें कि भाई इसमें तो रोज की फ्रेग्रेंस है या फिर इसमें सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस है ना, इसमें वुडी फ्रेग्रेंस है। तो वो जो वुडी फ्रेग्रेंस, सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस, रोज की फ्रेग्रेंस, ये जो फ्रेग्रेंसेज हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उनके बदौलत उनको उनके नाम पे आप बाकियों को डिफाइन कर सकते हो। यार इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रोज जैसी, इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सैंडलवुड जैसी, बट उनकी खुद की रोज की खुशबू को आप कैसे डिफाइन करोगे भाई? उसको थोड़ी ना बोलोगे रोज की रोज जैसी खुशबू है, वो तो है ही रोज, है ना। तो उसी वे में अनियन जब एसिड के साथ मिलता है तो एक अलग टाइप की खुशबू जो स्मेल देता है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। मतलब स्मेल करके समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज एसिड है, क्योंकि एसिड और अनियन मिलके यही स्मेल देते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कहलाती है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक ओडर वो एसिडिक मीडियम में देता है, मगर बेसिक मीडियम में अगर आप अनियन को डाल दो तो वो डिस्ट्रॉय, अनियन की पूरी स्मेल चली जाती है। ठीक है, द पंजेंट ओडर ऑफ अनियन इज ड्यू टू सल्फर कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड। ये है हमारा सल्फर कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी उड़ता है, तभी अनियन को काटने पे बहुत तेज आंखों में जलन और लोगों को खांसी आने लगती है, आंखों में जलन होती है। तो ये चीज क्यों होती है? क्योंकि वो जो सब्सटेंस है वो बहुत वॉलेटाइल है।
बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है, उड़ता है। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन सा है सल्फर का? हमारा यह है प्रोपेन इथल एस ऑक्साइड, ठीक है, प्रोपेन इथल एस ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है वह एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को रिटेन करता है, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, बट बेसिक मीडियम में उसकी पूरी स्मेल चली जाती है। बेसिक मीडियम में स्मेल इज कंप्लीटली लॉस्ट। द स्वीट प्लेजेंट ओडर ऑफ वनीला एसेंस इज ड्यू टू द वॉलेटाइल कंपाउंड वैनिलीन। वैनिलीन के कारण एक वॉलेटाइल कंपाउंड, ये भी उड़ता है, खुशबू देता है, तो वैनिलीन एक वॉलेटाइल कंपाउंड है जिसके कारण वनीला की खुद की खुशबू होती है। फिर आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब होता है लौंग का तेल। वो लौंग का तेल जो है वो एसिड में एक अलग टाइप की, बेस में एक अलग टाइप की फ्रेग्रेंस देता है। 2000 कैरेक्टरिस्टिक ओडर। जब वो स्मेल आपको डाल के सूंघाएंगे तो भाई आप जिसने पहले से देखा होगा, जिसने पहले से सूंघा होगा कि क्लोव ऑयल को बेस में डाल के कैसी स्मेल आती है, वो पहचान जाएगा कि भाई इसमें बेस है, इसमें एसिड है। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर ऑफ क्लोव ऑयल इज ड्यू टू अ वॉलेटाइल कंपाउंड यूजीनॉल। यूजीनॉल नाम के कंपाउंड के कारण क्लोव ऑयल की स्मेल, जो फ्रेग्रेंस है क्लोव की, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूजीनॉल। ये भी वॉलेटाइल है, उड़ता है, खुशबू देता है। अब हाइड्रोजन आयन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। सो हाइड्रोजन आयन इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स, सब एसिड्स में कॉमन है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी कोई एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब ध्यान से देखिए, HCl, HCl भी आपको H प्लस देगा और Cl माइनस। H2SO4 भी आपको H प्लस देगा और साथ में देगा SO4 2 माइनस। HNO3 आपको H प्लस और NO3 माइनस देगा। CH3COOH आपको H प्लस और CH3COO माइनस देगा। ये सारे तो हाइड्रोजन आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है और ये एसिटेट आयन है। दिस इज एसिटिक एसिड, तो ये एसिटेट आयन है। सब एसिड्स में एक चीज तो कॉमन है, क्या? H प्लस। हर जगह हर एसिड H प्लस तो प्रोड्यूस करेगा और ये H प्लस प्रोड्यूस होता है, तो इसके कारण हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। अब स्टोरिंग ऑफ कर्ड एंड अदर सब्सटेंसेस इन मेटल वेसल्स। मेटल के कंटेनर्स में कभी भी कर्ड जैसी चीजों को या दूसरी एसिडिक चीजों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और ये जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है मेटल, वो पॉइजनस होते हैं और हमारे खाने के लिए अच्छे नहीं होते। अनप्लेजेंट हो सकते हैं, टेस्ट में खराब हो सकते हैं, पॉइजनस टॉक्सिक तो होंगे। इसलिए कभी भी कर्ड या फिर जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उन्हें मेटल कंटेनर्स में कभी नहीं रखा जाता। उन्हें आप लोगों के घर में बर्नियों में या फिर ग्लास में रखा होगा। बर्नी मेड अप ऑफ सेरामिक की या फिर चाइना क्ले की मिट्टी, चीनी मिट्टी की, इन चीजों में रखा जाता है, मगर कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते, ठीक। इवन एक चीज और, ये सब्सटेंसेस को ब्रास में भी स्टोर नहीं करके रखना चाहिए, ठीक है। ब्रास क्या है? ब्रास जो है ना, ब्रास और ब्रोंज, पीतल, तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का बना होता है, तो वो भी रिएक्ट कर जाता है ना। ब्रास जो है वो पीतल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। In order to prevent the acid and food from reacting with copper metal of these vessels, the vessels are coated with a thin layer of tin. कॉपर के साथ ताकि रिएक्ट ना हो जाए, क्योंकि अब पहले तो भाई मेटल्स के ही बर्तन होते थे, तो क्या करते थे? टिन की कोटिंग इसके ऊपर चढ़ा दी जाती थी, जो कोरोजन से बचाती थी, विच रेजिस्ट्स कोरोजन से बचाती है ये टिन की कोटिंग। The process of coating a thin layer of tin on copper and brass vessels by a special technique is called tinning. ये जो coating of tin की जाती है ना, tin एक मेटल है, तो tin की coating जब हम लोग करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, ब्रास के ऊपर, कॉपर के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं tinning, 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 ठीक। फिर आगे
स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एसिड्स ऑन अ स्मॉल एंड लार्ज स्केल, स्मॉल और लार्ज स्केल पे एसिड्स को किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो ऑल्दो ग्लास डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड्स के साथ कोई भी ग्लास कभी भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ एक एसिड को छोड़ के, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसके छोड़ के बाकी किसी भी एसिड के साथ ग्लास रिएक्ट नहीं करता। बट ग्लास की एक प्रॉब्लम है, गिर के फूट जाएगा और पूरा एसिड खुल के बाहर आ जाएगा। एसिड खुल के अगर बाहर आया तो वो जो उसके आसपास आएगा वो सबको जला देगा या कोरोड कर देगा, ठीक है। सो इसीलिए उनको ट्रांसपोर्ट हम लोग इन ग्लास वगैरह में नहीं कर सकते। सो एसिड स्टोरेज टैंक मेड फ्रॉम कोरोजन रेजिस्टेंट कार्बन स्टील, कार्बन जो मिलाया हुआ स्टील होता है ना, वो कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील होता है, उसमें आप इन एसिड्स को स्टोर करके और ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक। इन द इंडस्ट्री टेफ्लॉन लाइंड स्टील टैंक्स एंड स्टेनलेस स्टील टैंक्स आर यूज्ड टू स्टोर एसिड्स। स्टेनलेस स्टील वाले टैंक, जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हमारे घर में भी होते हैं, और टेफ्लॉन की कोटिंग करे हुए, टेफ्लॉन क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो हीट मिलने पे भी, जलने के बाद भी पिघलता नहीं। सो प्लास्टिक्स तो वैसे भी नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो टेफ्लॉन कोटिंग वाला स्टील टैंक यूज किया जा सकता है एसिड्स को स्टोर करने के लिए, ठीक। Plastic drums and bottles made from polyethylene or polypropylene are also suitable for storing and transporting acids. Plastic के drums वगैरह भी यूज किए जा सकते हैं। Plastic tanks made from high density cross-linked polyethylene HDXPE are most suitable for this purpose. एक स्पेशल टाइप का HDXPE एक प्लास्टिक है, इसके बने हुए टैंक जो है वो खास तौर पे यूज किए जाते हैं एसिड के स्टोरेज और उनके ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये क्या है, ये एक हाई डेंसिटी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है पॉलीइथाइलिन का, जो पॉलीथीन होती है ना हमारी, उसका। एसिड्स इन द लिविंग वर्ल्ड, एसिड्स आर प्रेजेंट इन वेरियस प्रिपरेशन सच एज, टॉयलेट क्लीनर में एसिड है, स्टेन रिमूवर, दाग छुड़ाने वाला जो केमिकल है उसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, बेकिंग पाउडर में होता है, टैल्कम पाउडर में होता है, आई वॉश में होता है, जो हमारे आई वॉश होते हैं आंख वगैरह में जो डालने वाली ड्रॉप्स होती हैं उनमें भी एसिड्स होते हैं, बहुत माइल्ड वीक एसिड्स होते हैं। पिकल्स में, अचार में होता है, स्टोरेज बैटरी में होता है, बटर मिल्क में होता है और कर्ड में होता है, ठीक है, जो मट्ठा होता है ना उसमें। सो इन सब में एसिड्स होते हैं। मट्ठा भी जो है वो खट्टा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन इट, ठीक। तो ये एसिडिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, इसलिए एसिड्स इन लिविंग वर्ल्ड लिखा है कि भाई हमारे डे टू डे लाइफ में इन चीजों के हम मतलब अक्रॉस तो आते ही हैं, ठीक है। अब आता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या है कि भाई इसमें सोडा यूज होता है और एसिड यूज होता है। हम आपको बता देते हैं सीधा कि ये कैसा है। इसमें ये कंटेनर है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। यहां नीचे भरा हुआ है सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा लगा हुआ है इसमें टेस्ट ट्यूब। क्या आप तो एक ग्लास का ही कंटेनर ले लो, ग्लास के कंटेनर में अंदर एसिड भरा हुआ है, ये पाउडर के फॉर्म में NaHCO3 है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो होता है वो नोजल होता है, ठीक है, जिस नोजल से हम फायर को कंट्रोल करते हैं ना, तो वो नोजल से ही बाहर आएगा। अब क्या किया जाता है, जब हम लोग एक्सटिंग्विशर को हाथ में लेते हैं तो पहले जोर से झटका देके उसे, इसका अंदर जो ये एसिड की बोतल है ये कांच की होती है, तो पहले इस बोतल को तोड़ते हैं। तो जोर से आपने जब झटका दिया, बोतल को हिलाया एक्सटिंग्विशर की, तो ये एसिड की बोतल टूट जाती है। जैसे ये एसिड की बोतल टूट के नीचे NaHCO3 में मिलती है, ये गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर है। आप ध्यान से देखिए, NaHCO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉइस्चर के साथ, हल्के पानी के साथ CO2 गैस बहुत तेजी से बाहर आती है, और ये जो है ये सॉल्ट है, तो पानी के साथ ये सॉल्ट मिलके फोम के फॉर्म में बाहर आता है, और 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत तेजी से बाहर आती है, और ये भी बाहर आता है। ये क्या करता है, जो ये वाला हमारा पार्ट है, ये दोनों को मिला के ये जलती हुई चीज के ऊपर गिरता है। जब ऊपर गिरता है तो उस जलती चीज का वो ऑक्सीजन से कट ऑफ कर देता है। ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है, उसको दूर किया तो आग लगना बंद, और CO2 जो बहुत प्रेशर से तेजी से निकल रही है वो आग को बुझा देती है, क्योंकि CO2 जो है वो फायर को एक्सटिंग्विश करती है। इसी तरीके से हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है, ठीक है। सो देखिए,
In a soda acid fire extinguisher, the reaction of a metal hydrogen carbonate or Na2CO3 with an acid is used to produce carbon dioxide which forms an effervescence. Effervescence मतलब बल्क में बबल्स निकलना, बहुत तेज गैस निकलना, उसको effervescence बोलते हैं. Carbon dioxide being heavier than air and a non-supporter of combustion cuts off the supply of air and as a result the fire gets extinguished. और इसके कारण क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी भारी होती है और फायर एक्सटिंग्विशर है वो, तो उसके कारण ये आग बुझ जाती है. अब 2NaHCO3 gives plus H2SO4 gives Na2SO4, H2O and CO2. ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई. ठीक है, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. फाइंडिंग आउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड सोल्यूशन इन वाटर. बहुत सिंपल टॉपिक है कि आपने HCl लिया, समझ लो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखना है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जैसे ही आपने HCl को पानी में डाला वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O प्लस एंड Cl माइनस. और ये चीज क्या है, ये है आयंस. आयंस का मतलब क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स. और जब चार्ज्ड पार्टिकल होंगे किसी चीज में तो उन चार्ज्ड पार्टिकल्स के फ्लो को ही तो हम करंट बोलेंगे. तो क्या हुआ, मैंने यहां एसिड लिया, एनोड और कैथोड डाल दिए. जैसे ही आपने एनोड और कैथोड डाला, ये पानी लिया, पानी में आपने कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के डाल दिए. अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करोगे, बैटरी को ऑन करोगे, क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा. बल्कि दोनों वायर्स अलग अलग हैं और दोनों आयरन नेल्स भी अलग अलग हैं. या आयरन की नेल्स ले रखी है मैंने, दोनों अलग हैं. और वो क्या रहा है, बस मैंने इसमें एसिड डाल दिया है, मैंने इसमें अंदर बीकर में एसिड डाल दिया है. तो एसिड क्या करेगा, जैसे ही अंदर जाएगा वो H3O प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा और क्या करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा. वही आयंस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सपोर्ट करते हैं. इसलिए वी से दैट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एसिड सॉल्यूशंस. ठीक, preparation of dry hydrogen chloride gas and testing the acidic nature of dry and moist HCl gas. देखिए ध्यान से देखिए, this is HCl. सबसे पहले हमने यहाँ concentrated H2SO4 डाला. ठीक है, concentrated H2SO4 डाला. अब क्या हुआ, और एक चीज यहां पे हम नीचे concentrated H2SO4 के साथ ले लेते हैं. This is concentrated H2SO4. यहां concentrated H2SO4 लिया है, साथ में हमने यहां पे ले रखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपने NaCl डाला, गैस निकल के बाहर आएगी और वो इस कंटेनर के थ्रू होते हुए गीली गैस है, मॉइस्चर के साथ आ रही है. कौन सी गैस, HCl गैस. क्योंकि ये NaCl किसके साथ रिएक्ट हुआ, H2SO4 के साथ, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, HCl गैस. ठीक है, HCl गैस इसने प्रोड्यूस करी और साथ में प्रोड्यूस हुआ Na2SO4. तो Na2SO4 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें HCl से मतलब है. HCl गैस के फॉर्म में निकलता है, तो मॉइस्ट गैस के फॉर्म में HCl आया. अब मैंने उसको क्या किया, HCl गैस को एनहाइड्रस CaCl2 मतलब सूखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड, ऐसा कैल्शियम क्लोराइड जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, कोई वाटर नहीं है, उसके थ्रू मैंने गैस को पास कराया. ये एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता क्या है, ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है. ठीक है, ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है. तो इसने HCl गैस का जो ये मॉइस्चर था ना, इसको पूरे को अब्सॉर्ब कर दिया और आगे देखो क्या है, ड्राई HCl गैस. इस ड्राई HCl गैस को मैंने ड्राई टोलुइन से पास कराया. ड्राई टोलुइन पूरे मॉइस्चर को खींच लेगा. मैंने डबल से कंफर्म किया कि यहां भी मॉइस्चर हटाया, CaCl2 मॉइस्चर को खींचता है, टोलुइन भी मॉइस्चर को खींचता है. अब सूखी हुई गैस आगे आई और इस कंटेनर में कलेक्ट हुई. अब यहां से वो गैस धीरे धीरे बाहर आ रही है. तो मैंने क्या किया, मैं इस गैस को टेस्ट करने के लिए कि भाई क्या ये एसिडिक है, वो टेस्ट करने के लिए मैंने यहां पे ब्लू लिटमस पेपर लगा दिया. ब्लू लिटमस पेपर मैंने लगा दिया. ब्लू लिटमस से मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा कि भाई एसिड है कि नहीं. ब्लू लिटमस जो है अगर वो रेड हो गया तो एसिड है. ड्राई HCl गैस है, याद रखना, ड्राई HCl. ड्राई HCl जैसे ही ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आई, कुछ नहीं हुआ. ब्लू लिटमस भी मेरा ड्राई है, HCl गैस भी ड्राई है. एक चीज ध्यान रखना, इस HCl को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड. इसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे. एसिड तो वो तब होता है जब पानी में होता है, अभी तो गैस के फॉर्म में है, तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे. हाइड्रोजन क्लोराइड
गैस जैसे यहां लगी कोई कुछ नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, इस ब्लू लिटमस को लेके मैंने पानी में डुबाया, और पानी में डुबा के जैसे ही मैं गैस के पास लेके आया, वो HCl गैस पानी में मिली और उसने H+ और Cl- प्रोड्यूस कर दिया। और जैसे ही H+ प्रोड्यूस हुआ, लिटमस पेपर रेड हो गया। पर कब हुआ? जब HCl गैस को मॉइस्चर मिला। इसलिए हम बोलते हैं एसिड हमेशा तभी अपने H+ आयन प्रोड्यूस करता है जब वो पानी के फॉर्म, मतलब पानी में मिला हुआ हो, मॉइस्चर के प्रेजेंस में हो, वाटर के प्रेजेंस में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो। क्लियर? चलिए, सो ये हमारा पूरा एक्टिविटी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन, एसिड आयनाइज होता है। आयनाइजेशन मतलब वही एसिड का H+ और Cl- में ब्रेक होना। सो द प्रोसेस इन विच द आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या है? जब किसी भी सब्सटेंस में से आयंस बनते हैं। Mixing of an acid or a base with water leads to the decrease in the concentration of iron per unit volume। अब इनने यहां बोला कि एसिड या बेस जो होता है वो कमजोर पड़ता है अगर आप उसमें पानी मिलाते जाओ, और ये पानी मिलाने की प्रोसेस को डाइल्यूशन बोला जाता है। डाइल्यूशन आज सुना है ना हमने, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। तो क्या किया हमने, एक कंटेनर लिया। अब ध्यान से देखना, इस कंटेनर में अभी इतना पानी है, दिस इज 100 ml वाटर, और 100 ml वाटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल, 8 आयंस हैं H+। तो अभी तो ये फिर भी चलो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मैंने माना है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने, दिस इज एग्जाम्पल, वरना बहुत सारे H+ होते हैं। 8 H+ है 100 ml में। अब मैंने क्या किया, इसमें पानी बढ़ा दिया। तो अब अभी देखो कितने पास है H+। अब अगर मैं पानी बढ़ा के 200 ml कर दूं, अब मैंने 200 ml वाटर कर दिया टोटल। अब मैंने टोटल वाटर कर दिया 200 ml, और तो एक H+ तो उतने के उतने ही रहेंगे, मैंने H+ थोड़ी डाला है, सिर्फ पानी बढ़ाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने दूर हो गए देखो, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ H+ रिड्यूस हो गए। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक एक यूनिट में देखो, पहले कितने पास थे, एक यूनिट में 2 H+, अब एक यूनिट में ऑलमोस्ट 1 H+ आ रहा है, एक यूनिट में 1 H+ आ रहा है ना। अब आप देखिए, मैंने पानी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 300 कर दिया, दिस इज 300 ml नाउ। H+ उतने के उतने ही रहे, और दूर हो गए पार्टिकल्स। तो क्या होता जा रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम H+ का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम पानी है और 10 H+ है, तो बहुत पास H+ है, एक यूनिट में 2 H+ आ रहे हैं। पानी बढ़ा दिया, H+ तो उतने के उतने ही रहे, है ना। तो आप पानी बढ़ाते हो ना तो एसिड कमजोर पड़ता है, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है, H+ उतने के उतने ही हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम H+ जो है वो रिड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से हमारा डाइल्यूशन की प्रोसेस चलती है। और एक चीज, ये जो डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है ना, ये होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बोले तो जिसमें हीट निकलती है, एक्सो मीन्स आउट, थर्म मीन्स एनर्जी, हीट, जिसमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक। तो बड़ी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक, टेस्टिंग द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर। क्या करना है भाई हमें, अगर आपको ये चेक करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो रही है, आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में क्लिनिकल थर्मामीटर लगाइए। वो क्लिनिकल थर्मामीटर में, इसमें हमने समझ लीजिए वाटर ले लिया और डाल दिया उसमें एसिड। आप जैसे एसिड डालोगे इसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है कि या तो आप पहले मेजर कर लो वाटर का टेम्परेचर कितना है, से 28 डिग्री सेल्सियस, आप एसिड मिलाओगे वो 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या बताता है कि एसिड और वाटर जब भी मिलते हैं, जब भी एसिड और वाटर मिलते हैं, या बेस और वाटर, एसिड मिले वाटर से या बेस मिले वाटर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती ही है। ठीक, इसी कारण बोला जाता है कि जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप क्या करो, आप पहले पानी लो नीचे,
वाटर लो और वाटर में एसिड मिलाओ। कभी भी एसिड को नीचे लेके उसमें वाटर नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? बात तो एक ही है, एसिड और वाटर तो मिल ही रहे हैं। नहीं, बट जब आप वाटर में एसिड को मिलाते हो, जब आप वाटर में एसिड को मिलाते हो तो क्या होता है, जो एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है उसे वाटर अब्सॉर्ब करता जाता है, अब्सॉर्ब करता जाता है। क्योंकि यहां एक टर्म आती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब है वो अमाउंट ऑफ हीट जो कोई भी लिक्विड अब्सॉर्ब करेगा अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मतलब मैं एक लिक्विड हूं तो मैं कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करूंगा कि मेरा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा होती है, तो वह काफी हीट को अब्सॉर्ब करके ही अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता है। इस कारण हम वाटर को लेके उसमें एसिड डालते हैं ताकि जब हीट निकले तो वाटर उसको धीरे धीरे अब्सॉर्ब करता जाए। अब आपने एसिड लिया और उसमें पानी डाल दिया तो एसिड एकदम से बहुत हीट एनर्जी रिलीज कर देगा और या तो कंटेनर, ग्लास का कंटेनर फूट जाएगा या वो स्प्लैश होके बाहर आ जाएगा, आपके ऊपर भी आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हमेशा डाइल्यूट करते टाइम वाटर में एसिड को मिलाओ। ठीक, फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन ऑन एन एसिड। तो यहां पे क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ एन ऑन एन एसिड की अगर हम बात करें तो ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे, ऑन डाइल्यूशन द concentration of H plus ion reduces per unit वॉल्यूम। ठीक है, डाइल्यूशन होने पे कॉन्सेंट्रेशन जो H प्लस का है वो पर यूनिट वॉल्यूम रिड्यूस होता है। और ये मैंने आपको अब भी थोड़े 2-3 स्लाइड पहले ही एक एक्टिविटी के थ्रू बताया था कि मैं पानी बढ़ाता जा रहा हूं, एसिड में H प्लस तो उतना का उतना ही है, तो एसिड के पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो उनका असर कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड, कि वो उसके H प्लस कम हो जाते हैं तो वो एसिड डाइल्यूट होकर कमजोर हो जाता है। ठीक, comparing the flow of current by acetic acid and hydrochloric acid of same concentration, same concentration के acetic acid और hydrochloric acid से अगर हम चेक करें तो भाई एक बीकर मैंने ये ले लिया, एक और बीकर मैंने ये ले लिया। ठीक, ये 2 बीकर ले लिए मैंने। अब ये जो पहला बीकर है इसमें मैंने ले लिया है, समझ लो, HCl। ठीक, और जो दूसरा बीकर है उसमें मैंने ले रखा है एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH। तो एक में एसिटिक एसिड, एक में HCl ले लिया। इनमें हमने रख दिए इलेक्ट्रोड्स। ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इनको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब लगा दिया और इसको दूसरे मैंने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया। सिमिलरली यहां पे भी मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले, ये हमारी बैटरी है, ये बल्ब है और ये इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे, क्योंकि जो हमारा HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन देता है। क्या देता है, COMPLETE, कंप्लीट। ओके, और ये जो है हमारा, ये है एक वीक एसिड, ये देता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। ये कंप्लीट डिसोसिएशन, ये भी लिख ही देते हैं हम डिसोसिएशन, और ये देता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। अब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन मतलब 1000 मॉलिक्यूल डाले तो 4 टूटे, 996 ऐसे ही पड़े। इसमें 1000 डाले तो 1000 टूट गए या 999 टूट गए और उनने H प्लस दे दिया, तो ज्यादा H प्लस, ज्यादा अच्छा कंडक्शन। तो ये बल्ब जो है ये ब्राइटली ग्लो करेगा, ये बड़ा ब्राइटली ग्लो करेगा, और ये वाला बल्ब जो है वो थोड़ा सा कम ब्राइटली ग्लो करेगा। ठीक है, कंडक्शन तो होगा क्योंकि उसमें भी H प्लस आएगा, बट वहां पे बल्ब का जो ग्लो होगा वो थोड़ा डिम होगा, यहां बल्ब का ग्लो काफी ज्यादा होगा। तो HCl में ब्राइट ग्लो करेगा और एसिटिक एसिड में कम करेगा। क्लियर? इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट एसिड बेसिस सॉल्ट्स का, जिसमें हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, वो होता है कंप्लीट।
अब आपको यह बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स को आप कहां कहां पे ढूंढ सकते हैं, आपको कहां कहां मिलेगा, कहां कहां आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज यूट्यूब चैनल। मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे आप जाके अपने कोर्स को सर्च करके फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट करके आप उसके पूरे वीडियोस एक साथ एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन, मोबाइल ऐप। मोबाइल एप्लीकेशन में मैग्नेट ब्रेन्स के आप यहां कोर्सेज दिए हैं, उन पे क्लिक करें, पूरे सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये आपको यूट्यूब के चैनल पे डायरेक्ट करेगा। आपको जो वीडियो देखना है आप उस पर क्लिक करो, वो सीधा यूट्यूब का प्लेयर आपको ओपन कर देगा। ठीक, ये है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप। तीसरा जो आता है मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com। आप जैसे ही अपने सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है, उस पे आप जैसे ही डालेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पे और भी जितने सिलेबस, जितनी चीजें यहाँ चल रही हैं, वो सबकी लिस्ट है। आपको जो पढ़ना है, जो आपसे कंसर्न्ड है, आप उस कंसर्न चीज पे क्लिक करके अपने वीडियोस को देख सकते हैं। यहां से भी यूट्यूब का वीडियो प्लेयर यहीं डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और आपको सारे वीडियोस दिखा देगा। ठीक है, सो आप 3 मेथड्स के थ्रू यूट्यूब पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी 100% फ्री। आप उसे 100% फ्री देख सकते हैं। यहां कोई कूपन कोड नहीं लगना है, ना आपको कोई चीज खरीदने की जरूरत है। यहां एक एक चीज, सारी चीजें 100% फ्री हैं, सारे वीडियोस 100% फ्री हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स को चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप मैग्नेट ब्रेन्स को सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। यहां सारे हर जगह पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल मिलेगा। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।